हेलो, वेलकम टू विज स्टडी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर, जहां पर हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ नोट्स भी देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने नोट्स है, आप लोग चाहे तो यहाँ से देख के नोट्स बना सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और एग्जाम के अपडेट्स मिलते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और हमारे साथ जुड़े रहना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला आप सभी के सामने क्वेश्चन है कि साख का क्या अर्थ है। साख का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के संदर्भ में साख का क्या अर्थ है, ये सबसे पहले पूछा गया है। तो सबसे हम देख लेते हैं उत्तर। साख का अर्थ है विश्वास या भरोसा। ठीक है, इकोनॉमिक्स के संदर्भ में साख का क्या अर्थ है, विश्वास या भरोसा। साख की मात्रा विश्वास या भरोसा पर निर्भर करती है। इसी विश्वास या साख के आधार पर व्यक्ति के ऋण लेने देने की मात्रा निर्भर करती है। ठीक है, साख के दो पक्ष होते हैं, ऋणदाता तथा ऋणी। ठीक है, जो ऋण लेते हैं उसको क्या कहते हैं, ऋणी। जो ऋण देते हैं उसको कहते हैं ऋणदाता। और यहाँ पे साख के दो पक्ष हैं, ये भी आप लोगों को समझना होगा। किसी दिए गए समय में ऋणी रुपये सेवा या किसी वस्तु को अपनी साख के आधार पर प्राप्त करता है। निर्धारित समय के बाद उतनी ही मुद्रा ब्याज सहित लौटाने का वादा करता है। यानी जो आप लोग देखते हैं ना कि खास करके ये ज़्यादातर गांव क्षेत्र इलाकों में होता है, शहरों में भी होता है। वो लोग क्या करते हैं, मान लीजिए एक सुनार का दुकान है। ठीक है, तो सुनार के दुकान में एक इंसान गया, उसने अपने जेवर गिरवी रखे। ठीक है, उसने अपने जेवर गिरवी रखे और उसने कहा कि मुझे 1 महीने के लिए इसके बदले पैसे चाहिए, फिर मैं 1 महीने बाद आऊँगा और आपके पैसे तो लौटा ही दूंगा, प्लस आपका जितना ब्याज बनता है, जितना सूद बनता है, ये आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, साधारण ब्याज। तो जितना ब्याज बनता है, सूद बनता है, उसको भी साथ मिला के लौटा दूंगा। तो ये एक विश्वास रहता है, तो उसको ही कहा जाता है साख। ठीक है, क्या होता है कि किसी दिए गए समय में ऋणी रुपये सेवा या किसी वस्तु को अपनी साख के आधार पर प्राप्त करता है, निर्धारित समय के बाद उतनी ही मुद्रा ब्याज सहित लौटाने का वादा करता है। ठीक है, वो वादा करता है कि मैं 1 महीने बाद आऊँगा, अपने जेवर अपने गहने लूँगा और आपको आपके पैसे और ब्याज साथ लौटा दूंगा। तो इसे कहा जाता है साख इकोनॉमिक्स की भाषा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार कह रही हूँ कि ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो समझना बेहद अच्छे से ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। कहा गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवाद तथा पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का मध्यमार्गी प्रवृत्ति है। इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सूक्ष्म लाभ कमाना, उपभोक्ता का जन्म देना या बनना, आर्थिक समृद्धि एवं समानता लाना आदि है। भारत मिश्रित व्यवस्था का उदाहरण है। यानी अगर पूछ लिया जाए कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो आप लोग कह सकते हैं कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और एक बार यहाँ से आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर को पढ़िए कि इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सूक्ष्म लाभ कमाना, यानी छोटे तौर पर, छोटे पैमाने पर लाभ को कमाना, उपभोक्ताओं को जन्म देना, आर्थिक समृद्धि एवं समानता लाना है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का ये उद्देश्य रहता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय आप लोगों को सभी को पता होगा, लेकिन लिखने का तरीका आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय का अर्थ राष्ट्र में मौजूद कुल व्यक्तियों की अलग अलग बराबर आय है। प्रति व्यक्ति आय, देखिए मान लीजिए मजदूर, ठीक है, एक मजदूर है, वो एक दिन में मान लीजिए 300 रुपये कमाता है। ठीक है, 300 रुपये कमाता है। वहीं पे एक उद्योगपति है, वो 3 लाख कमाता है। मान लीजिए 3 लाख कमाता है, एक दिन का वो 3 लाख कमाता है, और एक मजदूर है वो 300 रुपये कमाता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि इंडिया का, भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग क्या मजदूर का 300 रुपये का आय बताएंगे, या फिर उस उद्योगपति का
3 लाख का आय बताएंगे। हम इन दोनों में से क्या बताएंगे? तो हम इन दोनों का एक मध्य मार्ग निकालेंगे, यानी इन दोनों को मिलाकर कितने लोग हैं उसको भागा दे देंगे तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकलता है। तो प्रति व्यक्ति आय का अर्थ राष्ट्र में मौजूद कुल व्यक्तियों की अलग अलग बराबर आय है, चाहे वो मानसिक और शारीरिक श्रम करता हो या नहीं करता हो। यही कारण है कि प्रति व्यक्ति आय की बेरोजगार, बढ़ती हुई जनसंख्या आदि बुरे ढंग से प्रभावित करती है, ठीक है, और निचले स्तर की ओर ले जाती है। प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भागा देना होता है। यह किसी देश के नागरिकों की औसत आय होती है, यानी औसत निकाला जाता है। एक औसतन आय हमें पता चलता है उस देश का, ठीक है, औसतन आय पता चलता है। मान लीजिए एक व्यक्ति का प्रति व्यक्ति मतलब वो कमाता है साल भर में 3,000 कमाता है, ठीक है, 3,000, और एक इंसान है वो कमाता है 5,000, तो 8,000 हुआ। तब 8,000 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया? 4। यानी हम लोग कह सकते हैं कि उस देश की प्रति व्यक्ति आय है 4,000, ठीक है। तो इस तरह से प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है, आप लोग समझ सकते हैं। यानी औसतन आय, उस देश की औसतन, उस देश के नागरिकों की औसतन आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है, ठीक है। चलो, कहीं भी प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, एटीएम क्या है? एटीएम, ठीक है, एटीएम के बारे में आप लोगों को सभी को पता होगा, जहां से हम अपने बैंक में जो जितना पैसा मुद्रा जमा करते हैं उसको निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चलो, प्लास्टिक मुद्रा के प्रचलन तथा कंप्यूटर के आविष्कार ने एटीएम को जन्म दिया है। सही बात है। प्लास्टिक मुद्रा यानी जो हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं आज के टाइम में, जैसे कि हो गया पेटीएम, काफ़ी सारे ऐप है, पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, तो ऐसे अगर हम ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं? प्लास्टिक मुद्रा, यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के द्वारा जो हम लोग पैसों का लेन देन करते हैं उसे कहते हैं प्लास्टिक मुद्रा। तो आज के इस आधुनिक युग में और कंप्यूटर के आविष्कार ने एटीएम को जन्म दिया है। एटीएम यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसका फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखना चाहिए। ऑटोमेटिक टेलर मशीन के उपयोग के लिए एटीएम कार्ड दिया जाता है, जो एटीएम सह डेबिट कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। एटीएम कार्ड को डेबिट कार्ड भी कहा जाता है। इस प्रणाली के द्वारा 24 घंटे पैसा जमा तथा निकासी करने की सुविधा ग्राहकों को प्राप्त है। एटीएम संचालक को एक गुप्त कोड दिया जाता है जिसका प्रयोग करके एटीएम का संचालन संभव है। यानी बैंक हमें अपने एटीएम कार्ड से पैसे निकालने के लिए हमें एक सीक्रेट कोड देती है। उस कोड की सहायता से हम अपने एटीएम से अपने पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एटीएम से हमें यही समझ में आता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, उपभोक्ता के कर्तव्यों के बारे में लिखे। उपभोक्ता के कर्तव्य, देखो, उपभोक्ता के अधिकार भी होते हैं, कर्तव्य भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कर्तव्य की बात कर लेते हैं। तो उपभोक्ता यानी कस्टमर, उपभोक्ता का कर्तव्य है कि वो जब किसी वस्तु खरीद रहा हो तो उस वस्तु की किस्म, क्वालिटी, शुद्धता, गुणवत्ता की जानकारी ले ले, ठीक है। अगर मान लो हम किसी किराने की दुकान में गए, मान लो हम चीनी खरीदने गए, ठीक है, आटा खरीदने गए या फिर कोई भी खाद्य सामग्री खरीदने गए, तो दुकानदार अगर कह रही है कि ये 100% शुद्ध है तो हमें उसकी जानकारी लेनी चाहिए, और हमें ये भी जानकारी लेनी चाहिए कि वो सही में शुद्ध है क्या, उसकी गुणवत्ता की नॉलेज हमें होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा कर्तव्य बनता है। उसे यह भी ध्यान रखना है कि दुकानदार नाप तोल में बेईमानी तो नहीं कर रहा है। मान लो 5 किलो आटा देने के बजाय वो 4.5 किलो ही आटा देके हमें रफा दफा करना चाहता हो, तो हमें ऐसा ध्यान देना चाहिए कि हमने 5 किलो के अगर पैसे दिए हैं तो वो हमें 5 किलो ही आटा दे, ठीक है। यह पैकेट 1 वस्तु है तो उसकी निर्माण तिथि, एक्सपायरी तिथि तथा उस पर अंकित मूल्य जो लिखा है उसे देख ले। तो
जो पैकेट्स में पैक होते हैं जो सामान, मतलब बिस्किट, मान लीजिए बिस्किट तो पैकेट्स में ही आते हैं। मान लीजिए बहुत तरह के बिस्किट्स होते हैं आज बाज़ार में, काफ़ी मैरीगोल्ड, पता नहीं क्या क्या और भी बिस्किट्स आते हैं, तो उसका एक्सपायरी डेट होता है। एक्सपायरी डेट के बाद अगर हम उस खाद्य वस्तु को खाते हैं तो हमारी सेहत बिगड़ सकती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी एक्सपायरी तिथि और उसका जो MRP है, मिनिमम जो उसका प्राइस होता है, रिटेल प्राइस जो होता है, वो भी हमें ध्यान दे के देख लेना चाहिए। मूल्य अधिकतर रहता है, अतः उसमें कुछ छूट भी मिल सकती है। उपभोक्ता खरीदी वस्तु की रसीद अवश्य ले, यानी हमें जो बिल दिया जाता है, लास्ट में जो रसीद दिया जाता है कि हमने इस दुकान से खरीदारी की है, उसका हमें जो रसीद दिया जाता है उसे हमें बिल्कुल लेना चाहिए। ये सारे कर्तव्य एक कस्टमर का, एक उपभोक्ता का होना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे अब देखिए पूछ लिया गया है कि उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा कि कर्तव्य, अब पढ़ेंगे अधिकार, मतलब हमें दुकानदार से क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, तो उपभोक्ता के कुछ प्रमुख अधिकार निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहला अधिकार सुरक्षा का अधिकार, दूसरा सूचना पाने का अधिकार कि ये जो आटा है, मान लो आटा खरीदने गए, ये किस क्वालिटी का है, इसे कैसे बनाया गया है, ये अच्छी क्वालिटी का है या नहीं, तो ये सूचना पाने का अधिकार हमें कस्टमर्स को होता है। तीसरा चुनाव या पसंद करने का अधिकार, मान लो हम किसी दुकान में गए और हमने कहा कि हमें ये साबुन चाहिए, तो वो कह रहा है कि नहीं मैडम आप ये साबुन ले लीजिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर हमें जिस चीज़ का हमें चाहिए, जो चीज़ हमें चाहिए, जो चीज़ हमें पसंद है, हम वही चीज़ लेंगे। ठीक है, चौथा अधिकार सुनाई का अधिकार। पांचवा अधिकार शिकायत निवारण या क्षतिपूर्ति का अधिकार, मान लो एक दुकानदार ने हमें बेचा है, मान लो कुछ खाने की चीज़ बेची है, लेकिन घर में जाके हमें पता चलता है कि वो खाने की चीज़ पहले ही बर्बाद हो चुकी है, तो हम जाके शिकायत कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारे पैसे लौटाओ। तो ये क्षतिपूर्ति का अधिकार हमें मिलता है। ठीक है, चलो लास्ट क्या है, उपभोक्ता की शिक्षा का अधिकार, तो हमें शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दे। उसके पक्ष में हमें तर्क देना है, यानी वैश्वीकरण जो हुआ वो भारत के लिए अच्छा है, वो किस प्रकार से अच्छा है उसके तरफ हमें तर्क देना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। पहला तर्क, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन, बहुत ही अच्छा तर्क है कि दूसरे देश भी हमारे देश में आकर निवेश कर सकते हैं, जिससे कि हमारे लोगों को रोजगार मिले, काम मिले, और हमें भी चुनाव करने का, हमें भी क्वालिटीज़ में, मतलब चीज़ों के क्वालिटीज़ में और चॉइसेस में हमारी भी चॉइसेस बढ़े, है ना। दूसरा, प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि। ठीक है, प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है बाजार के लिए, और ख़ास करके उपभोक्ता के लिए तो बहुत ज़रूरी होती है। तीसरा, नई प्रौद्योगिकी की प्राप्ति। ठीक है, अगर दूसरे लोग हमारे देश में आते हैं और वैश्वीकरण होता है, जाहिर सी बात है अगर वैश्वीकरण होता है तो नए आधुनिक मशीन्स भी हमारे देश में आ सकते हैं ना। चौथा तर्क, अच्छा उपभोक्ता वस्तु की प्राप्ति। ठीक है, मान लो कि अगर हमारे देश में मान लो कि मोबाइल कंपनियां नहीं है, अच्छे मोबाइल्स हमें नहीं मिलते हैं इंडिया से, तो अगर वैश्वीकरण हुआ तो मान लो कि अमेरिका से मोबाइल्स आते हैं तो हमें अच्छे मोबाइल्स मिल सकते हैं ना। तो वैश्वीकरण का ये भी एक फ़ायदा हुआ। पांचवा फायदा या तर्क, नए बाजार तक पहुंच। अभी मैंने समझाया कि अगर हमारे देश में कुछ सामान नहीं मिलती है तो हम उसे दूसरे देश से भी मंगवा सकते हैं, तो नए बाजार तक पहुंच हुआ। छठा तर्क हम लोग ये देख सकते हैं कि उत्पादन तथा उत्पादित वस्तु के स्तर को उन्नत करना। ठीक है, चलो समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन था ये कि भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन करें। अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार यानी अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं उसे हमें संक्षेप में थोड़ा बहुत वर्णन करना होगा। तो अर्थव्यवस्था दो आधार पर वर्गीकृत की जाती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के दो प्रकार आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि विकास के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है, विकसित अर्थव्यवस्था तथा विकासशील अर्थव्यवस्था। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है। सबसे पहला पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, समाजवाद अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो कि इंडिया में कौन सी अर्थव्यवस्था, अभी अभी हमने पढ़ा था मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव की तरह भी काफ़ी बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सहकारिता से आप क्या समझते हैं? तो चलो हम लोग समझते हैं कि सहकारिता चीज़ क्या है। तो सहकारिता का अर्थ है मिलजुल कर कार्य करना। ठीक है, वर्ड में ही इसका पूरा मीनिंग छुपा हुआ है। देखो, सहकारिता का अर्थ है मिलजुल कर कार्य करना। जब ऐसे कार्यों का उद्देश्य आर्थिक हो जाता है तो यह अर्थशास्त्र की सहकारिता है। अर्थ की एक संगठन, इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलजुल कर स्वेच्छापूर्वक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करते हैं, सहकारिता कहलाती है। ठीक है, चलो अब लास्ट इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बचा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? देखो, वर्ड में ही पूरा मीनिंग छुपा हुआ है कि बहुराष्ट्रीय, बहु मतलब बहुत, राष्ट्रीय मतलब देश। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी की श्रेणी में वैसे कंपनियां आती है जिनका फैलाव एक से अधिक देशों में है। मान लो एक कंपनी है जो इंडिया में है, अब वो बहुत प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, इंडिया में रहकर वो कंपनी ने बहुत अधिक प्रॉफिट कमा लिया, तो उसने सोचा कि अलग अलग देशों में भी जाके हम अपनी कंपनी स्थापित करते हैं, अपनी फैक्ट्री को स्थापित करते हैं। यानी वो जो फैक्ट्री है, वो जो कंपनी है, वो 2-3 देशों में फैली हुई है। तो उस कंपनी या वैसी कंपनी को हम क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी की श्रेणी में वैसी कंपनियां आती है जिनका फैलाव एक से अधिक देशों में हो। वे अपनी विस्तार इकाइयों की नियंत्रण में एवं स्वामित्व रखती है, यानी उनका नियंत्रण जो है वो खुद ही रखती है। यह जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है, वो जो ये सारी कंपनियां खुद ही अपना नियंत्रण करती है। यहाँ गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता है। ठीक है, चाहे उनकी इकाइयाँ किसी भी देश में क्यों ना हो। ये विश्व स्तर पर वस्तु और सेवा का उत्पादन करवाती है तथा विभिन्न उत्पादों को जोड़ती है। यानी ये विश्व स्तर पर वस्तु और सेवा का निर्माण करवाती है। यानी दूसरे देश, मान लो अगर इंडिया में हुआ और एक फैक्ट्री इनकी जापान में है, तो ये इंडिया से मान लो या फिर जापान से अमेरिका को भी निर्यात करता है अपनी वस्तुओं को। तो ये वस्तु जो है, अपने वस्तुओं को विश्व स्तर पर या मतलब पूरे विश्व में अपनी सेवा को उत्पादन करवाती है तथा विश्व उत्पादों को जोड़ती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का यही अर्थ है और मैंने समझा दिया बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक्स के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए हैं मैंने यहाँ पे, तो कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना, और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। और अगर आप लोगों को जल्दी चाहिए ऐसे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो, तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो बस आज के लिए इतना ही।